गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, जिसमें कि हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में कि इंडिया और पाकिस्तान में हमने वॉर के रिगार्डिंग पढ़ा था कि 1965 और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। उसका रीज़न्स हमने पढ़े थे कि 65 का क्या रीज़न था और 71 का क्या रीज़न था। 1971 का जो हमने रीज़न पढ़ा था उसमें था कि बांग्लादेश को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था कि जब काफ़ी बड़ी संख्या में जो वहाँ से माइग्रेटेड पीपल थे, जो वो थे रेफ्यूजीज़, इंडिया में आ गए थे, तब इंडिया ने वहाँ पर इंटरफेयर किया, जिसका रिजल्ट क्या निकला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया और उसके बाद इंडिया उस जीत गया था और पाकिस्तान हारने के बाद बांग्लादेश एक नया स्टेट बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1971 का वॉर के बारे में दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये कुछ जो पेपर कटिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, उनमें देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि 65 का दिखा रखा है। ठीक है ना, कि ये इमेजेस कई बार आ जाती हैं उसमें। तो ये 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसकी इमेजेस यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, ये सारा हमने उस दिन स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए कारगिल कन्फ्रंटेशन और दे रखा है कि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल को लेकर वॉर हुआ था। कारगिल के ऊपर देखिए इसमें क्या था, इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1919 सेवरल पॉइंट्स ऑफ द इंडियन साइड ऑफ द एलओसी इन द महकोस, द्रास, काक्सर एंड बैटलिक एरियाज वर ऑक्यूपाइड बाय फोर्सेस क्लेम्ड बाय मुजाहिदीन्स कि मुजाहिदीन्स ने जो ये पार्ट्स थे, जो द्रास का कसार, ये इन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। सस्पेंडिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन। अब इंडिया को देखा कि पाकिस्तानी आर्मी को सस्पेक्ट की पाकिस्तानी आर्मी खुद इसमें इन्वॉल्व है, तब इंडिया ने इसके रिगार्डिंग एक्शन लिया। दिस लेड ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। दिस इज नोन एज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मे एंड जून 1999। By 26 July 1999, India had recovered control of many of its lost points. कि 26 जुलाई तक इंडिया ने अपने जो काफ़ी पार्ट्स थे जो उनसे पहले छीन लिए गए थे, उन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ड्रू अटेंशन वर्ल्ड वाइड फॉर दिस रीजन, और पूरे वर्ल्ड की इस पर नज़र थी। दैट ओनली 1 year प्रायर टू दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अटेन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और दोनों ही कंट्रीज ने एक साल पहले ही जनरली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यानी कि दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। हाउएवर दिस कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द कारगिल रीजन। लेकिन इनके बीच में जो ये युद्ध हुआ था, जो ये वॉर हुआ था, ये केवल कारगिल तक ही लिमिटेड रहा, कि मीन्स कारगिल से आगे नहीं बढ़ा, मीन्स इनके बॉर्डर्स पर लड़ाई नहीं हुई। This conflict has been a source of a major controversy, as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark of the army by the army chief. अब बाद में इसके रिगार्डिंग काफ़ी वो हुआ था कि भाई जो उस समय पाकिस्तान के जो लीडर थे उनको अंधेरे में रखा गया, उन्हें मालूम ही नहीं था कि कारगिल में ऐसा कुछ वहाँ पर उन्होंने मुजाहिदीन ने वहाँ पर उसको कैप्चर किया हुआ है। आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज टेकन ओवर बाय द पाकिस्तानी, और इसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो वहाँ के जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने कंट्रोल कर ली थी। ठीक है ना, कि वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ का यानी कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए याहिया यील्ड्स टू इंदिरा एंड्स वॉर की, ये 1971 के वॉर के बीच में, कि देखिए यहाँ पर ये दो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो इसमें ये दो हैं। एक तो हैं जो सरदार जी हैं, ये इंडिया की तरफ से हैं, जो कि ये हैं आपके, एक तो हैं जनरल नियाजी, ए के नियाजी, जो कि इसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से है। ठीक है ना, और एक है अपने यहाँ से इंडिया की तरफ से जो है वो है आपके इनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 1971 में जो हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारा उसका दिखाया हुआ है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी
कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। देखिए ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो है नॉट टू यूज़ फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज़, एक सिंपल सी, कि पहले वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा। देखिए another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974, कि इंडिया ने जो अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो किया था वो 1974 में किया था। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हैज़ फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली, कि नेहरू जी की जो फेथ था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा थी। बिल्डिंग ए मॉडर्न इंडिया, की वो एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स वाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसी में से जो एक प्रोग्राम था वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि इनिशिएट 1940s के लास्ट में इसको इनिशिएट किया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसकी गाइडेंस में, होमी जहांगीर भाभा जो थे उस समय साइंटिस्ट, उनकी अंडर लीडरशिप में गाइडेंस में ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, कि इंडिया जो एटॉमिक एनर्जी को जो डेवलप कर रहा था, बना रहा था, जनरेट कर रहा था, वो पीसफुल पर्पस के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए। नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, कि नेहरू न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे। सो ही प्लेडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, और इसलिए उन्होंने जनरली सुपर पावर्स ये कहा था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनके ऊपर पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, लेकिन इसके बावजूद कंट्रीज न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उनको अपने पास राइज करने लगे, रखने लगे। व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, और चाइना ने देखो कब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इंडिया के साथ जो वॉर हुआ था उसके 2 ईयर्स के बाद 1964 में चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था। तो उसके बाद उस समय तक 1964 में आप जब चाइना ने बनाया तो केवल 5 ही कंट्रीज थे जिनके पास की न्यूक्लियर वेपन थे, जो कि पांचों आप कह सकते हो कि परमानेंट मेंबर्स थे यूएन के, ठीक है। ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स और यूएन के ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर और फिर उन्होंने एक एनपीटी जो थी नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में दूसरे कंट्रीज के ऊपर ये थोपने की कोशिश की, इम्पोज करने की कोशिश की। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट, लेकिन इंडिया ने एनपीटी को एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बताया और इस पर साइन करने से मना कर दिया। इस पर साइन करने का मतलब ये था कि जिस भी कंट्री ने इस पर साइन किया वो आगे फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर का यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इट वाज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन, कि इंडिया ने जब अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इसको एक पीसफुल एक्सप्लोजन के रूप में उसने बताया था। इंडिया आर्ग्यूड दैट इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, कि इंडिया ने आर्ग्यू ये किया था कि भाई इंडिया ने जो न्यूक्लियर का अपना यहाँ पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किया है ये केवल पीसफुल पर्पस के लिए किया है, ठीक है, कि वो किसी को अपनी पावर को राइज करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए किया है। द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और जिस समय ये टेस्ट किया गया था उस समय इंडिया की इंटरनल कंडीशंस आप कह सकते हो अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय जनरली इंडिया कई बार वॉर कर चुका था, 3 वॉर फेस कर चुका था, इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इसके साथ देखिए फॉलोइंग द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973, कि 1973 में अरब और इसराइल का वॉर हुआ था, ठीक है। द एंटायर वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक, कि उस समय पूरा वर्ल्ड जो था ऑयल की शॉर्टेज से को फेस कर रहा था और ऑयल के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इट लेड टू इकोनॉमिक ट्रमल इन इंडिया, जिससे कि इंडिया में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि हमने 6 चैप्टर में रीड, एज यू विल रीड इन 6 चैप्टर में हम रीड करेंगे आगे इसके बारे में कि किस तरह से इंडिया में उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। मैनी एजिटेशंस वर गोइंग इन द कंट्री, और उस समय देश में काफ़ी विरोध हो रहा था क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी, फूड शॉर्टेज हो रही थी, ठीक है, और उसी समय रेलवे स्ट्राइक होगी। तो इंटरनल अगर कंडीशंस माने उस समय इंडिया की ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऑल्दो देर आर माइनर डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और पार्टीज़ के बीच में डिफरेंसेस थे एक्सटर्नल रिलेशंस को लेकर कि भाई किस तरह के एक्सटर्नल रिलेशंस अपने मेंटेन करें। इंडिया पॉलिटिक्स इज जनरली मार्क्ड बाय ए ब्रॉड एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज और नेशनल इंटीग्रेशन।
protecting protection of international boundaries and on questions ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की पार्टी जो जनरली थी वो इस पर एग्रीमेंट पे थी कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन पे फोकस किया जाए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए और देश का जो इंटरेस्ट है उन चीज़ों के रिगार्डिंग काम किया जाए. देयरफॉर वी फाइंड दैट इन द कोर्स ऑफ द डिकेड ऑफ 1962-72 व्हेन इंडिया फेस 3 वॉर्स के 62 से 72 गई मीन्स 10 ईयर्स में इंडिया ने 3 वॉर्स का फेस किया था. When different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics. और पार्टी पॉलिटिक्स में जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका रोल बहुत ही कम था. तो ये जनरली इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी भी यही था कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी यही थी कि डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना, पीसफुल पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर को यूज़ करना, कि उसका ये नहीं था कि अपनी पावर को राइज करने के लिए इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर रहा है. और नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी और थी इंडिया की. ठीक है, तो ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी. अब ये एक इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पे और दिखा रहे हैं. देखिए, इंडिया हैज़ अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस देयर वाज सिलेक्टिव एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर. कि इंडिया ने हमेशा ही जो इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी कि जो ऑलरेडी जो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ है उनको तो आगे ये अधिकार दे रहे थे कि वो आगे फ्यूचर में न्यूक्लियर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ के पास उस समय तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे उन्हें आगे फ्यूचर में न्यूक्लियर को यूज़ करने की परमिशंस नहीं दे रहे थे. तो इंडिया ने शुरू से ही इसका अपोज किया था. दस इंडिया अपोज द इंडेफिनिट एक्सटेंशंस ऑफ एनपीटी, इसलिए इंडिया ने एनपीटी का अपोज किया. और इसके अलावा एक सीटीबीटी और थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका भी इंडिया ने अपोज किया था. तो दोनों ही ट्रीटीज़ का इंडिया ने अपोज किया था क्योंकि दोनों ही डिस्क्रिमिनेटरीज थी. इंडिया कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998. न्यूक्लियर टेस्ट का एक 1998 में इंडिया ने कंडक्ट किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पज़. कि वहाँ पर इंडिया ने जनरली ये था कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए कैपेसिटी को अपनी को भाई न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकता है. पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को फॉलो किया, देयर बाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन ऑफ इट टू ए न्यूक्लियर एक्सचेंज. कि उस समय न्यूक्लियर एक्सचेंज होने लगा, मीन तो कि न्यूक्लियर एक अमेरिका पाकिस्तान वगैरह को देने लगा ताकि वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स. द इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट इन द सबकॉन्टिनेंट एंड सैंक्शंस वर इम्पोज ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. और उस समय पूरा वर्ल्ड भी जो था कि भाई एशिया में अब काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बनाए जा रहे हैं, साउथ एशिया में न्यूक्लियर वेपन्स, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को खतरा है. विच वाज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोफेस नो फर्स्ट यूज़. देखो ये आ चुका है कि इंडिया की जो पॉलिसी थी क्या थी, नो फर्स्ट यूज़, एंड रिट्रेट्स इंडिया कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरीफेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट लीडिंग टू ए न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड. और उनका ये था कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर वो डिसआर्ममेंट पॉलिसीज बनाई जाए जिससे कि पूरे वर्ल्ड को उससे न्यूक्लियर वेपन से फ्री किया जा सके. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. इसके बाद है शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जनरली यही है कि आगे हम ये रीड करेंगे क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी लगभग सेम ही थी, लेकिन आगे चलकर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई कि 1977 में जनता पार्टी बनी. तो जनता पार्टी बनी तो वो पूरी तरह से ये कहती थी कि भाई वो नॉन अलाइनमेंट का फॉलो करेगी. ठीक है, लेकिन उसने भी अपनी पॉलिसीज़ को बदला. और उसके बाद 1990s के बाद तो पूरी तरह से कह सकते हो कि उस समय जनरली कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगी, तो उस समय की जो वो थी आपकी फॉरेन पॉलिसी वो चेंज होने, यानी कि अब अलायंस चेंज होने लगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि आज आप इसके साथ थे लेकिन आगे चलकर आपने दूसरों के साथ अपना अलायंस बनाना शुरू कर दिया. तो ये चीज़ें हैं. ओके स्टूडेंट, तो मेनली इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन में यही था कि चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, उनके बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ था, किस बात पे हुआ था, क्या रीजंस थे, ये चीज़ें थी. इसके अलावा एक इसमें मेन टॉपिक है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.